अच्छा जनाब, तो हमने 5 स्टार मॉडल पे थोड़ी सी बात की थी। 5 स्टार मॉडल, फिर हम लोगों ने मैंने एक जनरल एग्जांपल दी थी, और मैंने फिर आप लोगों को जो है वो 2 स्टेप्स के बारे में इस पे गाइड भी किया था। बल्कि ऐसा करता हूँ कि मैं अ, उसकी बुक ओपन करता हूँ, दिस वन। ये कैप 5 की बुक है जनाब, और हमारे पास रेवेन्यू का चैप्टर बन रहा है इसमें 63। जी, IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने पहले 2 स्टेप्स जो हैं उनको डिस्कस किया। हम लोगों ने कहा कि जनाब 5 स्टार मॉडल में सबसे पहली बात है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। तो आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर में फिर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने की रीजंस पढ़ी कि अगर ये 5 की 5 रीजंस पूरी हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि जनाब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, और हम उससे रिलेटेड रेवेन्यू जो है वो रिकग्नाइज करेंगे। फिर हम लोगों ने 2 कंडीशंस पढ़ी कि अगर ऊपर वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, 5 कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में ये काम करेंगे कि हम लोग फर्दर 2 कंडीशंस देखेंगे, जिनमें एक पॉइंट कॉमन था कि आपने जो कैश रिसीव किया है, एक तो वो एडवांस में किया हो उस रेवेन्यू के अगेंस्ट, और दूसरा आपके पास जो है वो नॉन रिफंडेबल रिसीट हुई हो। ठीक है, नॉन रिफंडेबल रिसीट हुई हो। फिर हम लोगों ने मर्जिंग के हवाले से भी बात पढ़ी कि हम दो या दो से ज्यादा कंट्रैक्ट को कंबाइन भी कर सकते हैं अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो। तो इसके बारे में हम लोगों ने सीखा था कि जनाब इनको याद कर लेना है, पहले 5 कंडीशंस का क्राइटेरिया, अगर वो फुलफिल नहीं होती तो फिर 2 कंडीशंस, और फिर ये 3 कंडीशंस फॉर कम्बिनेशन। फिर हम लोगों ने दूसरी बात की थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की, कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस जो है उन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन देखी थी, क्या गुड और सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, या गुड और बंडल ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, या फिर हमने कहा था कि सीरीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। तो ये जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं कि ये चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे इन फ्यूचर, ये हमारे लिए जो है वो परफॉर्म इनकी फुलफिलमेंट या जो है वो हम कहेंगे कि ये हमारे लिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहलाएगा। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो है वो गाइड किया था कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो होते हैं वो कंप्लीट 2 तरह से होते हैं, मतलब उनकी कंप्लीशन 2 तरह से हो सकती है। एक, ये कंप्लीट हो सकते हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पॉइंट इन टाइम पे, और दूसरा ये कंप्लीट हो सकते हैं पॉइंट ओवर टाइम पे। तो पॉइंट इन टाइम का मतलब ये है कि जनाब आपने कोई चीज फरोख्त की, बेची, और उसके बदले में कैश रिसीव कर लिया, आपने उसी टाइम पे सारे का सारा उसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया। और पॉइंट ओवर टाइम का मतलब होता है लाइक आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो सर्विसेज फॉर 6 मंथ है, या वो सर्विसेज फॉर 5 इयर्स है, या 2 इयर्स है। तो वहां पे फिर मिलने वाला जो रेवेन्यू होता है उसे सारे के सारे को आज ही रिकग्नाइज नहीं किया जाता, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेंगे वैसे वैसे आप उसको रिकग्नाइज करते चले जाएंगे। तो मैंने कहा था ये 2 पॉइंट हैं जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिनसे बनने के चांसेस होते हैं। फिर हमने डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि डिस्टिंक्ट हों गुड्स आपस में, उन्हें इजीली आइडेंटिफाई, मतलब उन्हें आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता हो, मतलब दूसरी गुड्स से अलग करके बेचा जा सकता हो। और दूसरी बात ये थी कि आपका जो कस्टमर है वो उनसे बेनिफिट भी हासिल कर सकता हो, मतलब इतनी कैपेबल होंगे। तो जनाब हमने यहाँ पे जो है आज इंशाल्लाह हम स्टेप 3 से बात करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस में बेसिकली हम लोग जो है वो प्राइस डिटरमिन करना सीखेंगे। अच्छा, ये पोर्शन जो है IFRS 15 का, जिसे हम स्टेप 3 का नाम दे रहे हैं, ये स्टेप 3 इज वेरी टेक्निकल। यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो आकर कंफ्यूज होता है, उसकी कैलकुलेशंस मिस करता है फिर वो। तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट को जो है वो अच्छे से समझना है, ताकि फ्यूचर में अगर हमें
प्राइस डिटर्मिनेशन से रेलेवेंट कोई सिनेरियो हमारे सामने आ जाता है तो हमें उसका अंदाजा हो कि हम उस सिनेरियो से डील कैसे करेंगे। तो जनाब द ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन कैसे होती है, हम कहेंगे जी पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लें। The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to entitle in exchange for transferring promised goods or services to a customer। ये तो बात समझ आ जाती है कि ये वो प्राइस है या ये वो अमाउंट है कि जब हम डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज करेंगे तो बदले में ये पैसे हमें मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन प्राइस। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है एक्सक्लूडिंग, इसमें वो हमें एक्सक्लूडिंग की बात करता है। भाई क्या एक्सक्लूड करें, वो कहता है कि इसमें हमारे पास जो है वो एक्सक्लूडिंग होगा अमाउंट्स कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टीज, वैसी अमाउंट जो आप किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स। तो हमें इसका बड़े अच्छे से अंदाजा है, आइडिया है कि बेसिकली सेल्स टैक्स जो हम कलेक्ट कर रहे होते हैं हम उसको अपने रेवेन्यू का हिस्सा नहीं बनाते। मतलब हम कहते हैं कैश अकाउंट, मतलब पैसे मिल रहे होते हैं हमें तो हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, हम रेवेन्यू को क्रेडिट कर देते हैं और हम सेल्स टैक्स को लायबिलिटी के तौर पे अपनी किताबों में क्रेडिट कर लेते हैं, लायबिलिटी के तौर पे। तो बेसिकली ये जर्नल एंट्री इस वजह से पास की जा रही है कि आप जो अमाउंट्स किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ पे रिसीव करते हैं वो आपके रेवेन्यू में शामिल नहीं हो सकती। देखें इसके अंदर एक और पॉइंट भी है। थोड़ा अरसा पहले तक हम कंसाइनमेंट अकाउंटिंग पढ़ते रहे हैं कि चीजें आप कंसाइनमेंट बेसिस के ऊपर भिजवाते थे अपने एजेंट को, तो एजेंट के लिए कमीशन अर्न करता था एजेंट उस पे, तो उसका रेवेन्यू कमीशन है। अब कल को जब वो एजेंट चीजें बेचता था तो वो उसे अपनी सेल्स रिकॉर्ड नहीं करता था, बल्कि वो अपनी लायबिलिटी बढ़ा देता था कि भाई ये पैसे मैंने उस बंदे के वापस करने हैं जिसने मुझे चीजें भिजवाई हैं। तो हमारे रेवेन्यूज के अंदर वो अमाउंट्स जो हमने किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ पे रिसीव की हैं वो शामिल नहीं होती। फिर कहता है द कंसिडरेशन प्रॉमिस्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर मे इंक्लूड फिक्स्ड अमाउंट्स, ये फिक्स अमाउंट्स भी हो सकती हैं, वेरिएबल अमाउंट्स और बोथ, वेरिएबल भी हो सकती हैं और दोनों भी हो सकती हैं। कंसिडरेशन रेवेन्यू जो आप रिसीव कर रहे हैं वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। An entity shall consider the term of the contract and its customary business practices to determine the transaction price. The nature, timing, and amount of consideration promised by a customer affect the estimate of the transaction price। तो बेसिकली जब आप ट्रांजेक्शन प्राइस का एस्टिमेट बनाते हैं ना जी, तो ये सारी 5 फैक्टर्स आपने ध्यान में रखने होते हैं। अच्छा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना हमने ये जो इनकी ये 5 आगे एग्जांपल्स आएंगी ना इन पांचों पे, हमने उन पांचों एग्जांपल्स को जो है वो अच्छे से समझना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो जनाब पहली बात हमारे पास क्या है, पहली बात हमारे पास है वेरिएबल कंसिडरेशन। कहता है व्हेन डिटरमाइनिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस एन एंटिटी मस्ट कंसिडर द इफेक्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहली बात है वेरिएबल कंसिडरेशन। अच्छा वेरिएबल कंसिडरेशन में क्या होता है कि वेरिएबल कंसिडरेशन में ये होता है कि आप जो फ्यूचर में पैसे रिसीव करेंगे वो फिक्स सम नहीं होगा बल्कि वो वेरिएबल होगा। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लाइक इसकी एग्जांपल है जैसे जो लेसर होता है जब वो किसी को लीज पे कोई एसेट दे लेकिन उसकी बेस कोई इंडेक्स रख दे। लाइक हमने एक एग्जांपल लीजिस में पढ़ी थी काइबर प्लस 3%। अब होगा क्या, एक साल में काइबर जो है वो 10% है तो उसका इंटरेस्ट जो उस पर बन रहा होगा, रिटर्न जो बन रहा होगा वो 13% बन रहा होगा। दूसरे साल में काइबर 12% हो जाएगा तो वो 15% हो जाएगा। मतलब फ्यूचर में आपने जो उसके वेरिएबल सॉरी कंसिडरेशन जो रिसीव करना है आपने उस पे वो वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे फिर वो वेरिएबल कंसिडरेशन को रिकॉर्ड करने पे बातें करता है। तो ये पहली बात है वेरिएबल कंसिडरेशन की। तो वो कहता है इफ द कंसिडरेशन प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड अ वेरिएबल अमाउंट, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट्स, रिफंड्स, प्राइस कंसेशंस, परफॉर्मेंस बोनस और पेनल्टी।
An entity shall estimate the amount of consideration to which the entity will be entitled in exchange for transfer the goods or services to a customer. भाई जहाँ पे आपके वेरिएबल इसमें शामिल होते हैं वहां फिर आप ऐसा करते हैं कि कंसिडरेशन की अमाउंट को ना एस्टिमेट कर लेते हैं कितने पैसे इसमें हो सकते हैं. The promised consideration can also vary if an entity's entitlement to the consideration is contingent on occurrence or non-occurrence of future event. कहता है ये जो consideration आप promise कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात ये contingent भी होता है कि फ्यूचर में कोई इवेंट होगा तो करेंगे रेवेन्यू होगा वरना नहीं होगा. For example, a product was sold with a right of return or a fixed amount is promised as performance bonus on achievement of special milestone. जैसे आप सेल्स करते हैं सेल्स और रिटर्न बेसिस. अब जो सेल और रिटर्न बेसिस हो रही होती है वहां पे आप कस्टमर को इख्तियार दे रहे हैं कि भाई चीज पसंद ना आई तो मुझे 2 दिन बाद 3 दिन बाद 5 दिन बाद वापस कर देना. तो राइट टू रिटर्न कस्टमर के पास है. तो अब यहाँ पे क्या हमें उसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए या रेवेन्यू नहीं रिकॉग्नाइज करना चाहिए. तो इसके बारे में स्टैंडर्ड हमें गाइड करता है. अभी उसको भी देख लेते हैं. एन एंटी शैल एस्टिमेट एन अमाउंट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन बाय यूजिंग ईदर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड और मोस्ट लाइकली अमाउंट मेथड depending on which method the entity expect to better predict the amount of consideration to which it will be entitled. अच्छा होता ये है कि स्टूडेंट ना इन दो चीजों पे फोकस नहीं करते. स्टूडेंट समझता है कि खैर वहां पे भी जनरल बातें होंगी. जनरल बातें नहीं होती ये चीजें वो इंक्लूड करता है. अब देखिए अगर वेरिएबल कंसिडरेशन है तो दो मेथड है. एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा वो इसे अचीव करेगा या वो इसे अचीव नहीं करेगा. और दूसरी बात ये है कि आपके पास जो है वो मोस्ट लाइकली अमाउंट मेथड है कि मोस्ट लाइकली कितनी रकम जो है वो हमारा रेवेन्यू जो है वो बन सकती है. एग्जाम्पल 8 देखते हैं फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग का एक और चीज भी मैं आपसे शेयर करता हूँ. तो तैयब एंड कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड एन ऑयल रिग फॉर ₹100 million. If the oil rig is not completed on time, there will be 20 million penalty. अब तैयब एंड कंपनी हैज बिल्ड सिमिलर ऑयल रिग्स बिफोर एंड देयर इज 90% चांस दैट द ऑयल रिग विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. अब देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड है. क्या एक्सपेक्टेशन है भाई 90% चांस है कि ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगी. तो वो कहता है बताओ ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो कितनी हो सकती है. अब वो कह रहा है आपके पास कि जनाब हमारे पास जो है वो देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स 100 million या 80 million. तो मोस्ट लाइकली में क्या है कि 90% चांसेस हैं कि हम इसे कंप्लीट कर लेंगे टाइम पे लिहाजा आप उसे 100 million पे रिकॉग्नाइज कर दें. तो पेपर में फिर हम इन दो बातों को देखेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड क्या है अगर आप उसकी वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं और अगर आप वैल्यू डिटरमिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर ये देख लें कि मोस्ट लाइकली अमाउंट मेथड क्या है. मतलब जहां पे आपको कंपैरिजन करना है जहां कोई कंपैरिजन नहीं होता वहां एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड ले रहे होते हैं हम लोग. ठीक है. तो यहाँ पे ये इसने एक और एग्जांपल जो है वो बनाई भी है. ठीक है. अच्छा ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल भी स्टैंडर्ड से पिक की गई है. कहता है एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू बिल्ड एन एसेट फॉर ₹1 million. In addition, the terms of the contract include a penalty of ₹100,000 if the construction is not completed within 3 months of the date specified in the contract. 1 million का contract है 3 महीने में पूरा ना हुआ तो 1 लाख की पेनल्टी है. रिक्वायरमेंट में कहता है आपसे यूजिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच determine the transaction price if there is 40% chance of completing the contract on time and 60% chance that there would be delay to 3 to 5 months. तो इस केस में क्या होता है कि जहां पे एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच यूज हो रही होती है वहां अगर इस तरह से प्रोबेबिलिटी आ जाए ना कि 40% चांस है जी इतनी वैल्यू होगी 30% चांस है इतनी वैल्यू होगी तो भी फिर उसका तरीका ये होता है कि आप एक्सपेक्टेड अमाउंट को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करवा दें. आपके पास उसमें जो है वो उसका आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास टोटल क्या था कि भाई 1 million है और ये 1 लाख रुपए पेनल्टी है. तो 1 million में से 1 लाख माइनस करें तो 9 लाख तो मिलना ही मिलना है ना. ठीक है. 9 लाख तो मिलना ही मिलना है. लेकिन जो 1 लाख है
उसकी पेनल्टी उसके होने की चांसेस जो है वो 40% है, तो 9,40,000। या फिर दूसरा तरीका ये है कि 1 मिलियन मिलने के चांसेस 40% है और 9 लाख मिलने के चांसेस 60% है। आप उनको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें और सम कर दें। ये मेथड जहन में रखिएगा कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटीज गिवन होती हैं वहां पे हम एक्सपेक्टेड अमाउंट को प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई करवाते हैं, वहां पे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कराते हैं। अच्छा जनाब, इसी तरीके से आप इससे नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाए। अच्छा, इस नेक्स्ट एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 10, तो हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड और दूसरे मेथड पे। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे अब क्लियर करते चलेंगे हम, क्योंकि इससे पहले जो चीज हम पढ़ते आए हैं रिगार्डिंग सेल्स, तो उसके अंदर थोड़ी सी अब हमें मॉडिफिकेशन करनी है कि जनाब अगर हम अपने रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं तो हमें रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करने के लिए किन बातों को ख्याल रखना है कि फॉर एग्जांपल अगर उनके अंदर कोई वेरिएबल कंसिडरेशंस हैं या कोई वेरिएबल कंस्ट्रेंट्स हैं तो रिकॉर्डिंग कैसे होती है। देखें, फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रांजेक्शन लिखता हूँ। ट्रांजैक्शन ये है कि गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बिलाल फॉर ₹20,000, टर्म्स बीइंग 2/10 n/20। ये अक्सर हम लोग इस तरह की जो चीजें हैं ना वो उसमें पढ़ के आ रहे होते थे अकाउंटिंग में, कि जनाब आपने चीजें बेची हैं कस्टमर्स को, टर्म्स है 2/10। इस 2/10 का मतलब क्या है? इस 2/10 में ये जो न्यूमरेटर है 2, दिस इज परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, एंड ये जो इसका डिनोमिनेटर है 10, दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ डेज। अगर मैं इसकी डेट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 1 जनवरी 2023, तो इसका मतलब ये है कि 1 जनवरी 2023 के जनाब अगर ये विद इन 10 डेज पेमेंट हमें कर देगा कस्टमर, तो हम उसे जो है वो 2% डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज हम उसे डिस्काउंट नहीं देंगे। अब यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कैसे करें? हम इससे पहले सिंपल काम ये करते होते थे कि हम सिंपली सारे का सारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते होते थे। हम कहते थे कि यार जब तक डिस्काउंट नहीं मिल जाता तो इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करवा लो, तो लिहाजा रेवेन्यू के लिए हम अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करके और सेल्स को क्रेडिट कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो कहता है भाई इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करने से पहले ये देखो कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। एक्सपेक्टेशन का मतलब ये है कि आप क्या कंसिडर कर रहे हैं कि वो आपका कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर लेगा या वो आपका कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा। एक्सपेक्टेशन क्या है? अगर तो हमारे पास साइलेंट है क्वेश्चन, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा। अदरवाइज हम कहते हैं कि अगर गिवन होगा तो करेगा। ठीक है, तो मैं कहता हूं इट इज एक्सपेक्टेड दैट कस्टमर विल avail the discount। और सेकंड सिनेरियो इसमें ये है कि इट इज एक्सपेक्टेड it is expected that customer expected that customer will not avail the discount। तो हमारी इसकी जो जर्नल एंट्री हम पास करेंगे वो इन दो बेसिस पे करेंगे। क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम डिस्काउंट, हमारा जो कस्टमर है वो डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा। ठीक है, तो जनाब अगर वो डिस्काउंट अवेल करता है तो फिर हम 1/1/2023 को जनरल एंट्री पास कर देंगे इसकी। हम कहेंगे जनाब जनरल एंट्री पास होगी, अकाउंट रिसीवेबल बिलाल जो है इसको डेबिट कर दो और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दो।
अकाउंट रिसीवेबल बिलाल जो है वो डेबिट हो जाएगा और सेल्स जो है वो क्रेडिट हो जाएंगी। कितनी रकम से? 20,000 में से 2% जो है वो हम लेस कर देंगे। देखें, एक्सपेक्टेशन की बेस पे लेस करेंगे कि हमें ये लग रहा है कि पास्ट एक्सपीरियंस बताता है कि यार ये कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर लेता है, तो अगर ये डिस्काउंट अवेल करेगा तो हम इसके लिए ये जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो 2,000 में से 20,000 में से 2% माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19,400। ठीक है, ये बेसिकली मैंने कैलकुलेशन की है कि 20,000 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 0.98 के साथ, 19,600। अच्छा, अगर आपको लगता है कि वो डिस्काउंट अवेल करे लेगा तो ये जनरल एंट्री पास करेंगे। अगर आपको लगता है वो डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा तो फिर आप जनरल एंट्री पूरे की पूरी रकम से पास करेंगे, 20,000 और 20,000। तो हम ये जनरल एंट्री इसके लिए पास करते हैं कि अगर डिस्काउंट अवेल करेगा तो ये जनरल एंट्री, अगर डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा तो ये जनरल एंट्री। अच्छा, अब फ्यूचर में क्या होगा? भाई फ्यूचर में फर्दर दो सिनेरियो हैं। ऑप्शन वन, ऑप्शन वन क्या है कि जी कस्टमर सेटल्ड हिज अकाउंट, कस्टमर सेटल्ड हिज अकाउंट ऑन 5th जनवरी 2023। कस्टमर जो है वो अपना अकाउंट जो है वो 5 जनवरी को सेटल कर देता है। तो हम कहेंगे यार हमने तो पहले कहा था वो डिस्काउंट अवेल कर लेगा, लिहाजा हम सिंपल जर्नल एंट्री पास कर देंगे। सपोज कैश मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे और अकाउंट रिसीवेबल जो बिलाल है उसको हम क्रेडिट कर देंगे 19,600 से और 19,600 से। हमने रिकॉर्ड ही इतनी रकम पे किया हुआ था उसे। दूसरी ऑप्शन, ऑप्शन टू है कि कस्टमर पे करता है आपको जाकर, कस्टमर आपको पे करता है जाकर 5 जनवरी की बजाय 15 जनवरी को। तो अगर वो 15 जनवरी को पेमेंट करता है तो हम कहेंगे यार हमने तो कहा था वो डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, सॉरी कर लेगा। लेकिन एक्चुअल ये हुआ कि हमारे उस कस्टमर ने डिस्काउंट अवेल नहीं किया। तो जनरल एंट्री इसके लिए पास होगी हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा पूरे 20,000 से, क्योंकि अब वो पूरे पैसे देगा। लेकिन हमने अकाउंट रिसीवेबल जो बिलाल है उसको हमने क्रेडिट किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ 19,600 से। तो अब डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है इसका 400 रुपये। ये जो 400 का डिफरेंस आएगा ना, इसको भी आपने सेल्स को क्रेडिट कर देना। आप कहेंगे ठीक है यार, मैंने इसका मतलब है कि सेल्स जो है वो पहले कम बुक की थी, 19,600 पे बुक की थी। अब मुझे पता चला कि कस्टमर ने डिस्काउंट अवेल नहीं किया, लिहाजा मैं अपनी सेल्स को इंक्रीज कर दूंगा। तो वो जो 400 रुपये का डिफरेंस आएगा उसके लिए आप सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे ताकि वो सेल्स बढ़ जाए। तो ये एक पॉइंट हो गया इसका। अब अगर आप दूसरी तरफ आए, आपने कहा था कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा। अच्छा, अब कस्टमर आपको पेमेंट कर देता है 5 जनवरी को, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि वो पेमेंट नहीं करेगा, लेकिन उसने पेमेंट कर दी, डिस्काउंट अवेल कर लिया। तो हम कहेंगे ठीक है यार, कैश अकाउंट को डेबिट कर दो। कैश अकाउंट जारी बात है पूरी रकम से डेबिट होगा जितने पैसे मिले हैं। ठीक है, 5 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश डेबिट होगा 20,000 से, 20 से नहीं होगा सॉरी, कैश डेबिट होगा 19,600 से, क्योंकि 2% उसने डिस्काउंट अवेल किया है, 19,600। अच्छा, जो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है, अकाउंट रिसीवेबल बिलाल का, वो अपनी पूरी रकम से क्रेडिट होगा, दैट इज 20,000। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आएगा उसको आप डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट कर सकते हैं और उसके लिए आप जो है वो सेल्स को भी डेबिट कर सकते हैं। तो आप डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दें तब भी ठीक है, या आप उसकी जगह सेल्स को डेबिट कर दें तब भी ठीक है,
क्योंकि अल्टीमेटली हमने इस डिस्काउंट अलाउड को अपनी अदर इनकम नहीं बनाना, जैसे हम पास्ट में करते आए हैं कि अच्छा डिस्काउंट अलाउड हो गया, चलो उसको अदर इनकम बना दो, अब हमने इसको अपनी अदर इनकम नहीं बनाना। अगर आप डिस्काउंट अलाउड को सेपरेट आइटम के तौर पे भी ट्रीट करवा रहे हैं, तो भी आपने उस डिस्काउंट अलाउड को जब एसओसीआई बनाएंगे तो सेल्स में से माइनस करना है। ये स्पेसिफिक अब गाइडलाइंस हैं इसके बारे में, कि आप इस डिस्काउंट अलाउड को अदर इनकम नहीं बनाएंगे, आप डायरेक्ट वहां पे जाकर इसको सेल से माइनस करेंगे, ताकि नेट सेल्स के अंदर आपका डिस्काउंट अलाउड शो ना हो। और इसी तरीके से अगर ऑप्शन टू है कि वो कस्टमर जाकर हमें पेमेंट करता है 15 जनवरी को, तो हमने याद रखना है कि उसके लिए सिंपल ही जर्नल एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल बिलाल क्रेडिट। ये जर्नल एंट्री पास होगी उसकी पूरी रकम से। तो उसकी पूरी रकम कितनी है? उसकी पूरी रकम है 20,000। तो सिंपली हम इस तरह से ये एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। तो आपने अब जब सेल्स की ट्रांजेक्शन आएंगी ना, तो आपने ये वाले पॉइंट याद रखने हैं कि यार अगर जब कभी रेवेन्यू गिवन है, तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड भी है हमारे पास और मोस्ट लाइकली मेथड भी है हमारे पास। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड के अंदर क्या होता है कि हम एक्सपेक्टेशन देखते हैं अपनी, कि यार फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, पास्ट में उस पार्टी के साथ हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या डीलिंग रही है, उसने किस तरीके से हमें पेमेंट की है, तो उसकी बेस पे आप एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर सकते हैं और उसकी बेस पे आप अपना रेवेन्यू जो है उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो अब हम इस तरह से चीजों को रिकॉर्ड करते हैं सेल्स ट्रांजेक्शन्स के अंदर, ठीक है। लेकिन परचेज में ऐसा कुछ नहीं सोचते होते, परचेज फुल अमाउंट पे ही रिकॉर्ड होती है, क्योंकि हम रेवेन्यू की बातें कर रहे हैं, एक्सपेंस की नहीं कर रहे। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि यहाँ पे बेसिकली वो जो एक्सपेक्टेशन है आपकी, आप उसकी बेस पे इसकी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। तो जनाब मैं आपके साथ दोबारा बुक शेयर करता हूँ। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें आप लोग जो है, चलें एक पॉइंट और मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं, क्योंकि ये एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इस तरह की एग्जाम्पल भी आमतौर पे क्वेश्चन में एग्जामिनर देता है हमें। तो देखते हैं इस एग्जाम्पल में क्या है। कहता है एन एंट्री एंटर्स इनटू 100 contracts on 31st December 7 with customers. Each contract includes the sale of one product for ₹100। 100 रुपए के एक प्रोडक्ट है और 100 contracts हैं आपके, मतलब 100 चीजें प्रोवाइड करनी है आपने। कैश इज रिसीव्ड व्हेन कंट्रोल ऑफ ए प्रोडक्ट ट्रांसफर्स। The entity customary business practice is to allow a customer to return any unused product within 30 days and receive a full refund. The entity's cost of each product is 60। 60 रुपए की चीज खरीदते हैं, 100 में बेचते हैं, कस्टमर को सेल और रिटर्न बेसिस पे भेजी जा रही है, 30 दिन का टाइम है। उसे कहा जा रहा है यार अगर तुमने बेच दी प्रोडक्ट तो पैसे भिजवा देना, वरना चीज वापस कर देना, 30 दिन है तुम्हारे पास। कहते हैं यूजिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट 90 प्रोडक्ट विल नॉट बी रिटर्न। अब एस्टिमेट आपने बनाया, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड है ना, एस्टिमेट बनाया क्या, आपने कहा यार 97 प्रोडक्ट जो है ना वो वापस नहीं होंगी। दूसरे लफ्जों में आप कह रहे हैं कि 100 में से 3 प्रोडक्ट आप वापस आ जाएंगी, 97 के पैसे मिल जाएंगे। The entity estimates that the cost of recovering the product will be immaterial। रिकवरी के ऊपर जो खर्चा आएगा वो मटेरियल नहीं है। एंड एक्सपेक्ट्स दैट द रिटर्न प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड एट अ प्रॉफिट। और जो चीजें वापस आ रही हैं वो कम कीमत पे भी नहीं बिकेंगी, वो प्रॉफिट पे बिक जाएंगी। कहता है जनरल एंट्रीज पास करें परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में अगर 3 प्रोडक्ट वापस हो 30 जनवरी को, 1 महीने बाद की बात कर रहे हैं, या 2 प्रोडक्ट वापस हों, या चार की चार चार सॉरी 4 प्रोडक्ट्स वापस हों, मतलब उसने तीनों सिनेरियो दे दिए, थ्रेश होल्ड से ज्यादा भी, कम भी और उसके बराबर भी। तो अब इसकी जनरल एंट्रीज वो परपेचुअल में मांग रहा है। हमें पता है कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर हम सेल्स की 2 जनरल एंट्रीज पास करते हैं। एक हम कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट करके
और इन्वेंट्री को क्रेडिट करते हैं, और दूसरी जर्नल एंट्री में हम अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करके सेल्स को क्रेडिट करते हैं। ये दो जर्नल एंट्रीज हम पास करते हैं। देखते हैं पहला सोल्यूशन। अगर आपने सोचा था 97 प्रोडक्ट्स बिकेंगी, 3 वापस होंगी, तो पहला सिनेरियो है कि 3 ही वापस हुई हैं। तो वो कह रहा है कि क्योंकि आप 97 प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेड वैल्यू बता रहे हैं कि ये बिकेंगी, तो आप रेवेन्यू सिर्फ 97 का बुक करें। लिहाजा हमने 31 दिसंबर को जो जनरल एंट्री पास की, उसमें बैंक अकाउंट डेबिट किया, 10,000 रिसीव किए, लेकिन अगर आप गौर करें तो रेवेन्यू हमने सिर्फ 97 का बुक किया। क्यों? एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि 97 प्रोडक्ट्स बिकनी है। तो भाई वो फिर बाकी 300 का क्या करें? तो 300 को रिफंड लायबिलिटी शो करवाएं कि हो सकता है ये पैसे वापस करने पड़ जाएं। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। क्योंकि सेल्स 97 की बुक हुई है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आपकी 97 की ही बुक होगी। ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा पूरी रकम से। जिस तरह यहाँ पे रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट हुई है, इसी तरह यहाँ पे एसेट राइट टू प्रोडक्ट जो है वो डेबिट हो गया। मतलब राइट टू प्रोडक्ट है कि हमारा राइट है कि हम वो प्रोडक्ट वापस ले सकते हैं, मिलेगी हमें, तो हमने उसको अपना एसेट बनाना है। तो राइट टू प्रोडक्ट को हमने कर दिया डेबिट। ये दो जर्नल एंट्रीज हमने पास की जिस दिन जो है वो हमने 100 प्रोडक्ट सेल की। अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? 97 बिकेंगी, 3 वापस आएंगी। पहला सिनेरियो है 3 ही वापस आई। तो अगर 3 वापस आ गई तो हम कहेंगे ठीक है, हमने तो पहले ऑलरेडी बुक की हुई है ना। तो वो जो रिफंड लायबिलिटी हमने क्रेडिट की हुई थी 3 वाली, उसे डेबिट करके खत्म कर देंगे, बैंक को क्रेडिट कर देंगे। और जब चीजें वापस होंगी तो इन्वेंट्री को डेबिट कर देंगे और राइट टू प्रोडक्ट को यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे। ये पहला सिनेरियो है कि बेसिकली ये जो जर्नल एंट्रीज हमने दो पास की हैं, उनमें ये जो 3 प्रोडक्ट रिफंड करनी थी उनकी लायबिलिटी बना दी हमने। रिफंड लायबिलिटी इसको डेबिट करके बैंक को क्रेडिट कर देंगे, और इन्वेंट्री को डेबिट करके ये जो एसेट 180 वाला हमने रिकॉग्नाइज किया है इसको क्रेडिट कर देंगे। पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये था कि सोचा था 3 चीजें वापस आएंगी, आई 2 चीजें वापस। इसका मतलब है एक ज्यादा सेल होगी। अब यहां से ध्यान में रखें ना कि रेवेन्यू 97 का बुक है, लेकिन ओरिजिनली 98 बिक रही है। तो इसका मतलब है एक प्रोडक्ट का रेवेन्यू एक्स्ट्रा हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बाकी रिफंड करना पड़ेगा। लिहाजा हम यहाँ पे सेकंड सिनेरियो में रिफंड लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे। वो जो एक प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे, और वो जो रिफंड लायबिलिटी है वो पूरी रकम से क्रेडिट हो जाएगी। इसी तरीके से एक प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो यहाँ पे हम उसको डेबिट कर देंगे एक प्रोडक्ट में। इन्वेंट्री हमारे पास जो है वो डेबिट हो जाएगी पूरी प्रोडक्ट से जो 2 वापस मिली हैं, और राइट टू प्रोडक्ट जो है उसे क्रेडिट कर देंगे हम। अब तीसरे सिनेरियो में मामला ये था कि हमने कहा था कि यार 97 प्रोडक्ट्स बिकेंगी, 3 वापस आएंगी, लेकिन हुआ ये कि 97 प्रोडक्ट की बजाय 96 प्रोडक्ट्स बिकी, 4 वापस आई। तो इस सिनेरियो में हमने तो रेवेन्यू एक का ज्यादा बुक किया हुआ है। हम तो कह रहे थे 97 बिकेगी, बिकी असल में 96। तो वो जो एक का रेवेन्यू ज्यादा बुक हुआ हुआ है ना, उसे हम रिवर्स करके 0 कर देंगे। तो हम यहाँ पे जनरल एंट्री इसके लिए रिकॉर्ड कर लेंगे, रिफंड लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी। ये जो एक हमने वापस कर आ गई है प्रोडक्ट, उसके लिए हम रेवेन्यू को डेबिट कर देंगे, मतलब सेल नहीं है ये, और कैश को क्रेडिट कर देंगे। इस तरह इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, और राइट टू प्रोडक्ट क्रेडिट, ये एसेट क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ना जी हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। तो ये पहली कंस्ट्रेंट्स थी। अगर वेरिएबल कंसिडरेशन हो फ्यूचर में, तो हम उनको किस तरीके से अपने पास किताबों में रिकॉर्ड करते हैं। फिर हमारे पास इसमें दूसरा आइटम है कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। जहां पे कंस्ट्रेंट्स होती हैं हमारे पास, उनका क्या करते हैं। An entity shall include in the transaction price some or all of the amount of variable consideration estimated by applying the expected value or most likely method, only to the extent that it is highly probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur
when the uncertainty associated with the variable consideration is subsequently resolved। वो कहता है कि भाई ऊपर जो दो मेथड है ना उन्हें यूज करके आप एस्टिमेट जरूर कैलकुलेट करें, लेकिन उस एस्टिमेट में ये ध्यान में रखें कि ऐसा ना हो कि फ्यूचर में जाकर आपको इसको रेवेन्यू का रिवर्सल रिकॉर्ड करवाना पड़े। ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए उसमें। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू या मोस्ट लाइकली का मतलब ये नहीं है कि हम गलत एस्टिमेट करें, हमें उसे अच्छे से देखना है। एग्जाम्पल 11 देख लें। कहते हैं एंट्री एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर ऑन 1 जनवरी 2008 to sell product A for rupees 100 per unit. If the customer purchases more than 100 units of product A in a calendar year, the contract specifies that price per unit is retrospectively reduces to 90 per unit. अब ये सिनेरियो उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ मामला ये हो रहा है कि आप जो है 100 रुपए का एक यूनिट बेचते हैं, लेकिन आप उसे कह रहे हैं कि यार अगर तुमने 1000 से ज्यादा यूनिट खरीद लिए ना पूरे साल में, लमसम, मतलब एक वन टाइम नहीं, लमसम नहीं, पूरे साल में, तो हम तुम्हें रिट्रोस्पेक्टिवली प्राइस नफे कर देंगे। For the first quarter ended 31st March 2008, the entity sells 75 units of product A to a current customer. The entity estimates that customers' purchases will not exceed the 1000 until threshold required for the volume discount in the calendar year। अब देखें, एक्सपेक्टेशन आपको साथ ही उसने बता दी। कहता है पहले क्वार्टर में आपने 75 यूनिट सिर्फ बेचे हैं और एक्सपेक्टेशन आपकी ये है कि ये कस्टमर परचेज नहीं करेगा, थ्रेश होल्ड अचीव नहीं करेगा। In May 2008, the entity's customer purchases an additional 500 units of product A from the entity. In the light of new fact, the entity estimates that customer purchases will exceed the 1000 unit threshold। देखें एस्टिमेट बदल गया। पहले क्वार्टर में उसने 75 यूनिट खरीदे थे, हमने कहा यार ये तो नहीं 1000 खरीदेगा। उसके बाद वो 500 यूनिट परचेज कर गया, हमने कहा यार ये तो खरीदेगा। ऐसा मुमकिन है। The payment for customer will be received on 31st December for all units sold during the year। जिन्हें यूनिट उसको 575 बेचे हैं उसकी उसने पेमेंट कर दी। कहता है जनरल एंट्रीज पास करें। अब समझना ये था कि पहली जनरल एंट्रीज में हमने ये कहा था कि वो यूनिट परचेज नहीं करेगा। जब यूनिट परचेज नहीं करेगा तो हमने 100 रुपए जो उसकी नॉर्मल प्राइस थी उसी पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया, रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। फिर हम लोगों ने कहा नहीं यार, रेवेन्यू तो वो अचीव कर लेगा, तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने दोबारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करवाया। लेकिन ये जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कराया इसमें हमने वो जो पुराने यूनिट 100 रुपए पे रिकॉर्ड किए थे उनमें भी 10 रुपए की एडजस्टमेंट कर दी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इनको भी जो है इस चीज को भी कंसिडर करते हैं कि अगर फ्यूचर में हमारे एस्टिमेट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं तो उन चेंजेस का इफेक्ट भी हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस में या रेवेन्यू की अमाउंट में जो है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। फिर हमारे पास सेटलमेंट डिस्काउंट आ गए हैं। ये सेटलमेंट डिस्काउंट के ऊपर मैंने आपको एग्जांपल अभी दे दी है। ठीक है, जहाँ पे आप कैश डिस्काउंट ऑफर कर रहे होते हैं, कस्टमर रिसीव करेगा या नहीं करेगा, इसके ऊपर हमने बात कर ली है। फिर हमारे पास है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। अब सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट क्या होता है? देखें, इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो अपने कस्टमर्स को 3 मंथ्स का क्रेडिट देते हैं कि यार चलो ठीक है 3 महीने तक का टाइम है आपके पास, आप 3 महीनों के अंदर अंदर हमें पेमेंट्स कर दें। अच्छा, आपका कोई एक कस्टमर आता है, वो आपको कहता है कि यार मैं चीजें तो मैं खरीदूंगा लेकिन मैं पेमेंट अभी नहीं करूंगा, पेमेंट मैं 2 साल के बाद करूंगा। अब ये आपकी कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस तो नहीं है। आप तो लोगों को जो चीजें हैं वो इस पैटर्न पे फरोख्त नहीं करते। आप तो लोगों को मैक्सिमम 3 मंथ्स का जो है वो डिस्काउंट ऑफर करते हैं और उसके बाद जो है वो आप उसको पैसे जो है वो रिसीव कर लेते हैं कस्टमर से। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि आप 2 साल के लिए अलाउ कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग कहती है कि यहाँ पे आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व होगी।
अब यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व होगी। आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें, और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू का जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस जो है वो आप इंटरेस्ट इनकम के तौर पे रिकॉग्नाइज करवाएं कि ये हमारी इंटरेस्ट इनकम है, तो उसे इंटरेस्ट इनकम के तौर पे आप लोग जो है वो रिकॉग्नाइज करवाएं। तो यहाँ पे बेसिकली सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का ये मतलब है कि आपने वहां पे अपना रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज करवाना है। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट लेना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को इसमें एग्जांपल के थ्रू इसको कराता हूँ। यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि आपने जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपने इसका इंटरेस्ट इनकम के तौर पे लेना है, जो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये सारी इन पैराग्राफ्स में यही बात एक्सप्लेन हुई भी है। तो हम जरा IFRS 15 की ये एग्जांपल एक देख लेते हैं, उससे हमें अंदाजा हो जाएगा। कहते द एंटिटी सेल्स अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर फॉर ₹121 ऑन 3 अक्टूबर 2007। एक प्रोडक्ट बेची है 121 रुपए में 3 अक्टूबर को। दैट इज पेएबल 24 months आफ्टर लैप्स ऑफ रिटर्न पीरियड ऑफ 90 days। कहता है कि 90 दिन का लैप्स टाइम जब गुजर जाएगा कि वो वापस कर सकता है, तो वो 24 महीने बाद पेमेंट करेगा। The product is new and the entity has no relevant historical evidence of the product returned और अदर अवेलेबल मार्केट एविडेंस। नहीं मार्केट है, वो कहता है ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं है कि वो वापस आती है। Therefore the entity conclude that risk and reward will transfer to the customer on expiry of return period। मतलब ये जो 90 दिन का टाइम गुजर जाता है तो हम कहते हैं कि रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गए। The cash selling price of the product is ₹100 एंड द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 80। 80 की खरीद के 100 में आप कैश पे बेचते हैं, लेकिन क्योंकि इसे आप 2 साल के क्रेडिट पे दे रहे हैं तो आप उसे 121 रुपए की बेच रहे हैं। द एंटिटी हैज ईयर एंड ऑफ December 31st। द कंट्रैक्ट इंक्लूड एन इम्प्लिसिट रेट ऑफ 10%। कहता है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें और जनरल एंट्रीज पास करें। तो देखिए हम कहेंगे कि देखो यार, फ्यूचर में 2 साल के बाद 121 रुपए मिलने हैं, तो इसकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू उसकी जो है वो हमें निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है वो हम इसको उसकी प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि कंट्रोल जब तक ट्रांसफर नहीं होता तब तक जो है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे जनाब 3 अक्टूबर है, हमने एसेट को डेबिट किया, इन्वेंट्री को क्रेडिट किया। ये बेसिकली परपेचुअल सिस्टम की जर्नल एंट्रीज पास हो रही हैं। और फिर रिसीवेबल को डेबिट किया और रेवेन्यू को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो राइट टू प्रोडक्ट डेबिट और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। इन्वेंट्री क्रेडिट कर दी हमने, और राइट टू प्रोडक्ट को हमने डेबिट कर दिया, रिसीवेबल को डेबिट नहीं किया। यहाँ ये पॉइंट ध्यान में रखना है। देखें, IFRS 15 के अंदर थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी है। अगर आप गुड सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर भेज रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल की जनरल एंट्री में आप राइट टू प्रोडक्ट को डेबिट करेंगे, आप कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट नहीं करेंगे, उसको डेबिट नहीं करना हमने, लिहाजा राइट टू प्रोडक्ट डेबिट। फिर 1 जनवरी आ गई, 3 महीने गुजर गए, अब हम रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू पे, और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, और वो जो राइट टू प्रोडक्ट को हमने डेबिट किया था ना जी, उसे क्रेडिट करके हम खत्म कर देंगे। फिर 31 दिसंबर है, रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। फिर रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। बेसिकली ये प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में वो कन्वर्ट कर रहा है। प्रेजेंट वैल्यू का तरीका हमें पता है कि प्रेजेंट वैल्यू में हम फ्यूचर वैल्यू को 1 + i⁻n से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। तो रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और एंड में बैंक डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, तो 2 सालों के बाद जाकर वो 121 रुपए उससे जो है वो रिसीव कर लेगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें इसको भी ध्यान में रखना है कि बेसिकली जब हमारे पास नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स की बजाय हम स्पेशल क्रेडिट टर्म्स पे या फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड अगर हम पेमेंट डिले करने जा रहे हैं, तो फिर हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर करना है।
ये टाइम पीरियड जो प्रोलॉन्ग होगा वो मोर देन 12 मंथ्स के लिए होगा। तो वहां पे फिर हमने उसकी वहां डिस्काउंट रेट हमें दिया गया होता है, तो हमने उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करवाना है और फिर उसको रिकग्नाइज करना है। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे दूसरी एग्जांपल है जी। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा, आपको ये पैसे एडवांस में मिलते हैं आपको। ठीक है, ये इसके अपोजिट है। अच्छा जी, ये हमारे पास, अच्छा ये उसके ना अपोजिट है ये वाली एग्जांपल। मतलब वो वाली जो एग्जांपल थी, वो वाली एग्जांपल ये थी कि आप जो है वो गुड जो स्टॉक था वो आज डिलीवर करेंगे और पेमेंट 2 साल के बाद लेंगे। और ये है कि आप पैसे आज ले रहे हैं, गुड्स की जो डिलीवरी है वो आप अगले 2 साल में जाकर कर रहे हैं। तो ये उसके अपोजिट है। इसको भी एग्जांपल को एक दफा आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे बोरिंग रेट पे आ जाएगा। ठीक है जी। और हमारे पास जो है वो देखें, यहाँ पे ये छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल्स बड़ी ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं जी, इनको छोड़िएगा नहीं। ये छोटी छोटी जो एग्जांपल्स हैं आपके पेपर के अंदर भी सिनेरियोज इन्हीं से बन के आते हैं। तो ये एग्जांपल्स अगर आपने की होंगी तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी चीज़ों को इंटरप्रेट करने में और समझने में। तो नॉन कैश कंसिडरेशन है। नॉन कैश कंसिडरेशन क्या है? नॉन कैश कंसिडरेशन ये है कि आप कोई चीज़ फरोख्त कर रहे हैं और बदले में कैश रिसीव नहीं कर रहे, बल्कि कैश के अलावा कोई और प्रोडक्ट, कोई और एसेट या कोई और आइटम जो है वो आप बदले में रिसीव कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये नॉन कैश कंसिडरेशन है। इसका वैसे तो फंडामेंटल रूल ये है कि ये फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉग्नाइज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे देख लेते हैं। तो वो कहता है कि टू डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच अ कस्टमर प्रॉमिसेस कंसिडरेशन इन फॉर्म अदर देन कैश, an entity shall measure the non-cash consideration at fair value। फंडामेंटल रूल ये है कि फेयर वैल्यू पे रिकॉग्निशन होनी है। If a customer contributes goods, for example, material, equipment, or labor, to facilitate an entity's fulfillment of the contract, the entity shall assess whether it obtains control of those contributed goods. If so, the entity shall account for contributed goods or services as non-cash consideration received from customer। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। ठीक है जी, कहता है an entity enters into a contract with a customer to provide monthly service for 1 year। The contract is signed on 1st January 2001 and work begins immediately। The entity concludes that service is a single performance obligation performed over time and also measures on time basis। In exchange for the service, the customer promises 100 shares of its ordinary shares per month of service। मतलब टोटल 1200 शेयर्स उसे मिलेगा। The terms in the contract requires that the share must be paid upon the successful completion of each month of service। On 31st January 2001, when entry received 100 shares as agreed, the fair value of one share in customer's company is ₹25। तो जर्नल एंट्री पास करें। आप देखें उसने सर्विसेज प्रोवाइड दी कि उसको अगेंस्ट वो कैश रिसीव नहीं कर रहा, बल्कि उसे उस कंपनी कह रही है कि आप हमसे शेयर ले लें। तो यहाँ पे जनाब अब इसकी जनरल एंट्री देख लें, फाइनेंशियल एसेट डेबिट हो जाएगा और रेवेन्यू आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट इन शेयर है ना, हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाएगा बेसिकली। आप मतलब आपका एसेट बन जाएगा और रेवेन्यू आप क्रेडिट कर देंगे 2500 से। The entity does not reflect any subsequent changes in fair value of share received or receivable in revenue। अच्छा, ये जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं ना, इनकी वैल्यू फ्यूचर में चेंज होती रहती है। इंशाल्लाह हम एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो वहां पर फिर हम देखेंगे कि फेयर वैल्यू के अंदर जो चेंजेस होती हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, वैसे तो उधर कंप्रीहेंसिव इनकम वाली बात भी है। तो वो कहता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जब फेयर वैल्यू की वजह से चेंज होगी ना, तो उसका इफेक्ट आपने रेवेन्यू पे नहीं लेके आना। मतलब अभी ये 2500 पे हमने रिकॉग्नाइज कर लिए, साल के एंड में इनकी फेयर वैल्यू 2800 हो जाती है,
तो वो 300 प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, रेवेन्यू चेंज नहीं होगा, रेवेन्यू बस 2500 पे रिकॉग्नाइज हो जाएगा। फिर है जनाब हमारे पास कंसिडरेशन पेएबल टू दी कस्टमर। बाद हमारे एग्रीमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हम कस्टमर को कंपनसेट करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि जनाब हम आपको फ्री कूपन जो है वो देंगे, या फ्री वाउचर जो है वो देंगे, इस तरह की चीजें। तो वो कहता है कि हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस में अगर ये चीज भी है तो इसको भी हमने कंसिडर करना है। कहता है कंसिडरेशन पेएबल टू अ कस्टमर इंक्लूड कैश अमाउंट्स दैट एन एंटिटी पेज और एक्सपेक्ट्स टू पे टू द कस्टमर। Consideration payable to a customer also include credit items, for example, a coupon or voucher that can be applied against amount owed to the entity. An entity shall account for consideration payable to a customer as a reduction of transaction price and therefore of revenue. Basically ये जो consideration payable आप ले रहे होते हैं, consider कर रहे होते हैं, ये basically आपने अपनी transaction price में से deduct करना होता है। तो जनाब हमारे पास जो है इसके एक एग्जांपल देख लें, आपको इसकी बात समझ आ जाएगी। कहता है एन एंटी शैल रिकॉग्नाइज द रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू और एज द लेटर ऑफ ईदर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर, द एंटिटी रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फॉर द ट्रांसफर ऑफ रिलेटेड गुड्स और सर्विस टू द कस्टमर, or the entity pays or promises to pay the consideration even if the payment is conditional on future event. The promise might be implied by the entity's customary business practice. मतलब अगर उसने कोई कंसिडरेशन पे करने का वादा किया हुआ है या वो उससे रिलेटेड रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुका है तो वो इसको माइनस करेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। कहता है एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ 1 year contract टू सेल गुड्स टू अ कस्टमर दैट इज अ लार्ज ग्लोबल चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स। द कस्टमर कमिट्स टू बाय एट लीस्ट 15 million ऑफ प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द ईयर। 1 साल का कंट्रैक्ट है, कस्टमर कह रहा है 15 मिलियन प्रोडक्ट खरीदूंगा पूरे साल में। The contract also requires that entity to make a non-refundable payment of 1.5 million to the customer at the inception of the contract, 1st January 2008, for changes it needs to make to its shelving to accommodate the entity's product. अब ये होता ये है कि बेसिकली कंट्रैक्ट जो है उसमें ये अगर मैं इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल आप लोगों को दूं तो जैसे ये हमारे मॉल्स हैं, तो मॉल पे क्या होता है कि वहां पे जो शेल्व्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो जो शेल्व्स ज्यादा प्रोमिनेंट जगह पे होते हैं वो कंपनीज जो हैं बाज औक़ात, और वहां पे सेल्स भी ज्यादा होती है तो कंपनीज बाज औक़ात वो रेंटल पे ले लेती हैं। तो ये उसी तरह की एक एग्जांपल है कि कोई ये ग्लोबल चेन है, वहां पे वो चेन आप उसके साथ जो है वो मतलब आप चीजें उसे बेचते हैं, आप उससे कमिटमेंट लेते करते हैं, वो कहता है जी कि हम आपसे 15 मिलियन की प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे, लेकिन आप हमें पहले 1.5 मिलियन पे करें, ये नॉन रिफंडेबल होंगे। इससे हम वो जो शेल्विंग वगैरह है ना, शेल्फ वगैरह वो आपके बनवाएंगे ताकि आप अपनी प्रोडक्ट्स वहां पे रख सकें। तो वो कहता है कि 30 जून को 6 मिलियन गुड्स जो है वो इनवाइस की गई हैं और 31 दिसंबर को 9 मिलियन जो गुड्स हैं वो इनवाइस की गई हैं, मतलब 15 मिलियन ये टोटल पूरा हो गया। तो जनरल एंट्रीज पास करें। तो यहाँ पे हमने देखना ये है कि बेसिकली 1.5 मिलियन जो है वो 15 मिलियन का 10% बनता है। लिहाजा जब पहले हम 1.5 मिलियन पे करेंगे, मतलब 15 लाख पे करेंगे, तो कंसिडरेशन पेड टू कस्टमर डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अब ये जो कंसिडरेशन हमने कस्टमर को पे किया है ना, अब ये हम अपने रेवेन्यू के अगेंस्ट इसको क्रेडिट करवाएंगे, मतलब पैसे रिसीव करेंगे 6 लाख रुपए, रेवेन्यू में से वो 10% कम कर देंगे। इसी तरह बाद में दूसरी जर्नल एंट्री में हम 9 मिलियन रिसीव करेंगे, उसमें से 10% कम कर देंगे। तो ये जो कंसिडरेशन पेड टू कस्टमर है, इसको हम पहले अपना डेबिट बना लेंगे, एसेट बना लेंगे, और बाद में हम इसे रेवेन्यू के अगेंस्ट जो है वो कम करते रहेंगे, मतलब पैसे रिसीव करते रहेंगे और इसको हम उसमें डिडक्ट करते रहेंगे। तो अल्टीमेट ट्रीटमेंट इसका ये समझ में आया हमें कि बेसिकली जहां पे आपने कस्टमर को कोई कंसिडरेशन पे करना होता है,
वहां पे आप उसको अपने रेवेन्यू में से जो है वो डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपने कंसिडरेशन पेएबल टू द कस्टमर जो है वो याद रखना। यहाँ तक अगर आप लोगों, ये स्टेप 3 कंप्लीट हो गया हमारा। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स जो है ना जी, इस बुक वाली, ये आप लोगों ने लाजमी एक दफा खुद से अटेम्प्ट करनी है। ये आप लोग अटेम्प्ट करेंगे तो ये आपको समझ में आएंगी कि किस तरह की जर्नल एंट्रीज पास करनी है और कब कब पास करनी है। वरना सबसे बड़ा इशू जो स्टूडेंट फेस करता है पेपर में जाकर, वो इन सिनेरियोज की अंडरस्टैंडिंग ही तो है, कि उन्हें इन सिनेरियोज की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती कि यार मैंने जर्नल एंट्री जो पास करनी है, अब उसमें मैं रेवेन्यू को कैसे ट्रीट करवाऊं, कहाँ पे ट्रीट करवाऊं। ये सबसे बड़ा इशू है जो वहां पे फिर स्टूडेंट फेस कर रहा होता है। तो आप लोग जो है वो थोड़ा इन एग्जांपल्स को एक दफा एटलीस्ट जरूर करें। नाउ जी, विल मूविंग टुवर्ड्स स्टेप 4, एलोकेटिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस। तो ट्रांजैक्शन प्राइस की एलोकेशन मैंने आपको समझाई भी थी कि एलोकेशन का क्या मतलब होता है, कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन प्राइस सेट करते हैं और उस ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो फिर आपने हर एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को एक अमाउंट, सेट अमाउंट जो है वो साइन करनी होती है। दिस इज कॉल्ड एलोकेशन। जब आप उसे वो अमाउंट असाइन करते हैं कि टोटल प्राइस में से इतनी वैल्यू इस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की होगी, तो एलोकेशन ऑफ जो है वो ट्रांजैक्शन प्राइस। तो जनाब यहाँ पे है कि IFRS requires to allocate the transaction price to each performance obligation in an amount that depicts the amount of consideration to which the entity expects to entitled in exchange for transferring the promised goods or service to the customer। ये अगर आपको याद हो तो ये मैंने शुरू शुरू में आपको एग्जांपल दी थी, जिसमें मैंने कहा था कि एंटिटी के परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये है कि उन्होंने एक सेल फोन प्रोवाइड करना है, एक सिम कार्ड प्रोवाइड करना है। फिर मैंने आपको एक पैकेज बना कर दिया था कि वो 10,000, आई थिंक 10,000 में वो पे करना था उसे। फिर हमने देखा था कि इंडिविजुअल सेलिंग प्राइस जो बनती है वो उसकी सारी मिलाकर तकरीबन कोई 13,000 बन रही थी। तो उसमें से हमने हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को एक वैल्यू असाइन की थी। ठीक है, दैट वाज एलोकेशन। तो यहाँ पे वो कहता है कि एलोकेशन आपने करनी है उस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में। The general approach to allocation is on relative standalone selling price। स्टैंड सेलिंग प्राइस की बेस के ऊपर भी कर सकते हैं। स्टैंड सेलिंग प्राइस क्या है? जिसपे वो प्रोडक्ट इंडिविजुअली सेल होती है, मतलब बाकी चीजों के साथ, बाकी आइटम्स के साथ मिलाकर नहीं, बल्कि इंडिविजुअली उस प्राइस के ऊपर जो है वो सेल होती है। विद फॉलोइंग एक्सेप्शन, ये कुछ एक्सेप्शंस भी है। एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट्स, बाज का डिस्काउंट भी एलोकेट किए जाते हैं। एंड एलोकेशन ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, मतलब वेरिएबल कंसिडरेशन दैट इज प्रॉमिस्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी एट्रीब्यूटेबल टू एंटायर कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द एंटिटी शुड एलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस अकॉर्डिंगली। वेरिएबल कंसिडरेशन होती है ना, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो वो कह रहा है कि रिट्रोस्पेक्टिवली, अभी एक एग्जांपल हमने की, उसमें उसने कहा कि रिट्रोस्पेक्टिवली 900 रुपये पर यूनिट दिया जाएगा। तो ऐसा भी तो हो सकता था ना, वो कहता है कि 700 यूनिट तक 100 रेट होगा और उसके बाद वाले यूनिट पे 900 रेट होगा। तो वो उस पे पार्शली भी एलोकेशन उसकी हो सकती थी। तो एलोकेशन बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। ठीक है जी। तो जब आप स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस की बेस के ऊपर एलोकेशन करते हैं तो इसके अंदर फर्दर 3 अप्रोचेज यूज हो सकती हैं। अच्छा, ये 3 कोई जरूरी नहीं है, इन 3 के अलावा भी अप्रोचेज हो सकती हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन तीनों में से ही कुछ बताएगा वो। एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच। तो एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच ये होती है कि आप ये देखें कि जो प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हैं, मार्केट में वो चीज इस टाइम कितने की बिक रही है। ठीक है, तो वो आपकी एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच कहलाएगी। ठीक है, जो प्राइस उसकी मार्केट में चल रही है वही वाली प्राइस आप ले लें, उसकी बेस पे एलोकेशन कर दें।
एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच, बाज़ औक़ात उसकी वैल्यू आप डिटरमिन नहीं कर सकते, तो ठीक है आपकी जितनी कॉस्ट है उस कॉस्ट में आप एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो इंक्लूड करवा दें, फिर उसकी बेस पे एलोकेशन कर दें। एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच। रेजिडुअल अप्रोच, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू डिटरमिन हो सकती है मार्केट प्राइस, और कुछ ऐसी होती हैं जिनकी मार्केट प्राइस डिटरमिन नहीं हो सकती। तो जिनकी मार्केट प्राइस डिटरमिन हो सकती है, टोटल में से वो प्राइस माइनस करें तो बाकी रेजिडुअल वैल्यू बच जाती है, रिमेनिंग उसकी बेस पे कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ना इसकी एक एक एग्जांपल गिवन है क्वेश्चन में, तो हम इन एग्जांपल्स की मदद से जो है वो एलोकेशन सीख सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, बाकी फिर आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि ये कैसे मुमकिन है। कहते हैं एंट्री एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सेल प्रोडक्ट ए बी एंड सी इन एक्सचेंज फॉर ₹100। 100 में 3 प्रोडक्ट्स देगा ए बी सी। The entity will satisfy the entity will satisfy the performance obligation for each of the product at different point in time। ठीक है, तो एंटिटी जो है वो कह रहा है कि सॉरी जी कहता है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है प्रोडक्ट के वो डिफरेंट पॉइंट इन टाइम पे सेटिस्फाई करेगी, तीनों इकट्ठी नहीं देनी। द एंटिटी रेगुलरली सेल्स प्रोडक्ट ए सेपरेटली and therefore the standalone selling price is directly observable. To estimate the standalone selling prices, the entity uses the adjusted market assessment approach for product B and expected cost plus margin approach for product C। देखें, एक तो वो खुद बेचती है ना, तो स्टैंड लॉन सेलिंग प्राइस ले लेंगे जिसे मार्केट एडजस्टेड असेसमेंट अप्रोच क्या है। बी में कहता है सॉरी मार्केट प्राइस अप्रोच ले लें, और सी में कहता है कि कॉस्ट प्लस अप्रोच ले लें। तो प्रोडक्ट ए जो है वो ₹50 डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है, प्रोडक्ट बी उसने ₹25 खुद एज्यूम किया है कि मार्केट में इसकी ये प्राइस चल रही है, और प्रोडक्ट सी भी उसने खुद एज्यूम किया है कि ₹60 उसकी कॉस्ट है, उसमें ₹15 अपना प्रॉफिट ऐड कर दो तो ₹75 में वो चीज बिकेगी। तीनों का सम कर दो तो ₹150 में तीनों चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसकी बेस पे एलोकेशन कर दी इसने, ₹100 लिखे, 50 डिवाइडेड बाय 150, 25 डिवाइडेड बाय 150, 75 डिवाइडेड बाय 150, 150 इज द सम ऑफ दीज थ्री। तो इसकी बेस के ऊपर उसने एलोकेशन कर दी कि प्रोडक्ट ए को प्राइस 33 दें, इसको 17 दें, इसको 50 दें। तो इस तरीके से आप रेवेन्यू इसमें जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह ये एग्जांपल है। ठीक है जी, एग्जांपल्स जो है वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करनी है जी, क्योंकि इसमें इतनी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, मतलब अगर आप IFRS 15 की अच्छी सी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस बुक की एग्जांपल्स सफिशिएंट हैं आपके लिए, आपको कहीं और से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट, इसको भी पहले देख लें। ये भी एक मतलब एक अच्छी अप्रोच है जिसे एग्जामिनर जो है ना वो चेक करता है कि बाज़ औक़ात वो एलोकेशन के क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट्स की एलोकेशन भी दे देता है। इसकी एक एग्जांपल करते हैं, आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी कि डिस्काउंट से मेरी मुराद क्या है। यहाँ पे कहते हैं एंटिटी रेगुलरली सेल्स प्रोडक्ट ए बी एंड सी इंडिविजुअली, ए बी और सी इंडिविजुअली बेचते हैं, देयर बाय एस्टैब्लिशिंग द फॉलोइंग स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस। प्रोडक्ट ए की प्राइस 40 है, बी की 55 है, सी की 45 है, इंडिविजुअल बेचती है। लेकिन इन एडिशन the entity regularly product B and C together for ₹60। मतलब एक तो वो इन तीनों को इंडिविजुअल बेचती है 40, 55 और 45, लेकिन अगर कोई बी और सी को इकट्ठा खरीदे तो वो ₹60 में दे देती है। अब अगर आप इसको देखें तो प्रोडक्ट बी और जो प्रोडक्ट सी है इनकी प्राइसेस टोटल मिलाएं तो ये ₹100 बनती है। तो मतलब वो ₹100 की बजाय ₹60 में दोनों प्रोडक्ट दे देती है। The entity enters into a contract with a customer to sell product A, B and C in exchange of ₹100। एंटी एक कस्टमर से कहती है कि ₹100 में तीनों प्रोडक्ट खरीद लो। अब तीनों प्रोडक्ट का सम करें तो ये ₹140 बनते हैं।
कहता है कमेंट ऑन द बेसिस एंड एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ 100 टू प्रोडक्ट ए बी एंड सी। कि आप बताओ कि बेस क्या होगी और ये बताओ कि 100 रुपए में ए की कीमत क्या होगी, बी की क्या होगी, सी की क्या होगी। देखें इस एग्जांपल में और पिछले एग्जांपल में फर्क ये है कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट ऑलरेडी डिस्काउंट पे बिक रही हैं, तो पहली एलोकेशन इन दोनों की होगी, बाद में फिर हम इन तीनों को इकट्ठा कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम देखें क्या करेंगे। यहाँ पे हमने लिया प्रोडक्ट है ए बी सी, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ले ली हमने 55 और 45। 55 और 45 की बेस पे 60 एलोकेट हो गया, मतलब ये दोनों प्रोडक्ट आप 60 रुपए में बेचते हैं, तो हमने देखा कि 60 रुपए के हिसाब से ये 33 में बिकती है, ये 27 में बिकती है। तो हमारे पास 40, 33 और 27, ये टोटल 100 हो गए। तो इसी की बेस पे हमने एलोकेशन कर दी कि प्रोडक्ट ए 40 में बिकेगी, बी 33 में, सी 27 में। तो मतलब अगर आपके पास रेवेन्यू में ऐसी प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो कि ऑलरेडी कॉम्बिनेशन में डिस्काउंट पे बिकती हैं, तो पहले आपने डिस्काउंट वाली आइटम्स को जो है वो एलोकेशन उनकी करवानी है, बाद में फिर जो वैल्यूज आएंगी उनकी बेसिस पे तीनों एलोकेशन जो है, तीनों को जो है वो एलोकेट करेंगे हम। ये इससे नेक्स्ट प्रोडक्ट है जी। ठीक है, इस प्रोडक्ट में और उसमें क्या फर्क है, एक चलें इसको भी देख लेते हैं। कहता है एक एंटिटी है वो रेगुलरली ए बी सी और डी इंडिविजुअली बेचती है, देयर बाय एस्टैब्लिशिंग द फॉलोइंग स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। ए जो है 40, 55, 45 और प्रोडक्ट बी जो है वो 15 से लेकर 45 में बिकती है। In addition, the entity regularly sells product B and C together for rupees 60 and A and B and C together for rupees 100। कहता है कि मामला ये है कि एंटिटी रेगुलरली जो है वो बी और सी को 60 रुपए में इकट्ठा बेचती है, और अगर कोई ए बी और सी ले तो 100 रुपए में दे देती है। The entity enters into a contract with a customer to sell product A, B and C and D in exchange for 130। अब यहाँ समझने की बात यह है कि इसमें प्रोडक्ट डी जो है वो उसकी वेरिएबल कंसिडरेशन बताया है उसने, आपको एग्जैक्ट नहीं पता कितने में बिकती है, 15 से 45 में बिकती है। यहां अब ट्रांजेक्शन की प्राइस की एलोकेशन क्या होगी। चार प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए बी सी डी, तो हम सबसे पहले तो डिस्काउंट वाले की एलोकेशन करेंगे। अब डिस्काउंट वाले की एलोकेशन बनी यहाँ पे हमारे पास 33, 27, तो इन तीनों की प्राइस आ गई 40, 33 और 27। तो आप टोटल जो है वो 130 में ऑफर कर रहे हैं, तीन की प्राइस आप डिटरमिन कर चुके हैं। तो दिस इज द कॉल्ड रेजिडुअल अप्रोच कि 130 में से वो जिनकी प्राइस आपने डिटरमिन की है उसे माइनस कर दें, तो 30 विल बिकम बैलेंसिंग फिगर इन दिस केस। तो हम कह सकते हैं कि जनाब यहाँ पे वी यूज्ड रेजिडुअल अप्रोच टू कैलकुलेट द अमाउंट एलोकेटेड टू प्रोडक्ट डी। तो यहाँ पे हमने रेजिडुअल अप्रोच को फॉलो किया। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये रेजिडुअल वैल्यू अप्रोच का तरीका था। इसके बाद इसमें फर्दर एग्जांपल्स गिवन है, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये स्टेप 4 जो है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि स्टेप 3 और स्टेप 4 जो है, दीज टू स्टेप्स आर, मैं ये नहीं कहता कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दीज टू स्टेप्स आर मोर इंपॉर्टेंट, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। सो आप लोगों ने ट्राई करनी है कि जनाब आप लोग स्टेप 3 और 4 की सारी एग्जांपल्स अच्छे से करें। अब हमारे पास स्टेप 5 आ गया, दिस इज द लास्ट स्टेप, कि जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगा तो आपने अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना है। ठीक है, तो सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहता है एन एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन और एज द एंटिटी सेटिस्फाई अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बाय ट्रांसफरिंग अ प्रॉमिस गुड और सर्विस टू अ कस्टमर। जब वो ट्रांसफर कर देगी गुड और सर्विस तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ले। गुड्स एंड सर्विसेज आर एसेट्स even if only momentarily when they are received and used, as in case of many services। मतलब आपके गुड या सर्विसेज जो हैं वो एसेट हैं, कि अगर आप उसे रिसीव कर रहे हैं और आपने उसे इस्तेमाल कर लिया है तो वो एसेट है।
An asset is transferred when or as the customer obtains control of that asset. ट्रांसफर हो जाता है जब कंट्रोल ट्रांसफर होता है. तो कंट्रोल ऑफ एन एसेट रेफर टू द एबिलिटी टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एंड obtain substantially all of the remaining benefits from the asset. So control includes to the ability to prevent other entities from directed the use of and obtaining the benefits from an asset. भाई सादी सी बात ये है कि एसेट जब आपके पास से कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, कंट्रोल क्या होता है कि आपकी मर्जी के बगैर कोई भी दूसरा बंदा वो एसेट यूज नहीं कर सकता, तो हम कहते हैं ये कंट्रोल है. तो जब हमारे एसेट का कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि जनाब अब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो. सो व्हेन इवैल्यूएटिंग व्हेन अ कस्टमर obtain control of an asset, an entity shall consider any agreement to repurchase the asset. वाज बात ऐसा होता है जिसमें रीपरचेज एग्रीमेंट्स होते हैं कि भाई आज मैं ये एसेट आपको बेच रहा हूं, कल को मैं आपसे ये वापस खरीद लूंगा. तो ये जो रीपरचेज एग्रीमेंट होते हैं ये सेल नहीं होते हैं. इस ट्रांजेक्शन को देखें, कहता है कि 5 मार्च 2x7 परवेज लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू बैंक फॉर ₹18 million कैश and agreed to repurchase the goods for $19 million cash on 5th July. The goods will be shifted to storage facility under bank's control and security. Discuss how above transaction should be accounted for in the books of accounts of Pervez Limited. उसने बैंक को कहा कि आज मुझे 18 मिलियन चाहिए, ये चीजें ले लो, 5 जुलाई को मैं ये आपसे वापस ले लूंगा और 19 मिलियन आपको दे दूंगा. 1 मिलियन एक्स्ट्रा दे रहा है ये. कहता है द ट्रांजेक्शन इज इन द नेचर ऑफ सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट. Before the economic phenomena of the transaction is that of a loan for which the goods have been given as security. Therefore, no contract of sale of goods or service is identified. The difference between the sale price of 18 million and the repurchase price of 19 million represent the interest on loan for a period of 4 months. To account for the transaction in accordance with its substance, the goods shall remain in inventories of PL at a cost of lower of cost or NRV. No sale will be recorded. The amount once received from the bank should be treated as a current loan liability of 18 million. Interest should be charged by implicit rate to profit or loss for each reporting period. तो बेसिकली ये जो रीपरचेज के एग्रीमेंट होते हैं वो कहता है ये सेल होते ही नहीं है, इनको आप सेल्स नहीं कह सकते. ठीक है, तो जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा ना जी तो तब आप इसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे. तो ये दिस इज अनदर गुड एग्जांपल कंट्रोल के ट्रांसफर होने की. इसको भी एक एग्जांपल और देख लेते हैं. इसमें कहता है कि 1 October 2x7 GT entered into a contract with a bank for supplying 20 smartphones to the bank staff with unlimited use of mobile network for 1 year. भाई वो 20 स्मार्टफोन्स जो है वो बैंक स्टाफ को प्रोवाइड करेगा और उसके साथ और क्या है, उसके साथ वो अनलिमिटेड यूज ऑफ मोबाइल नेटवर्क दे रहा है कि 1 साल के लिए अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं. कंट्रैक्ट प्राइस जो है वो 34,650 रुपए है. पेबल होगी इन फुल विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंट्रैक्ट. एट द एंड ऑफ द कंट्रैक्ट द फोन्स विल नॉट बी रिटर्न टू GT. The entire amount received as per contract was credited by GT to advance from customer's account. The smartphones were delivered on 1st November 2x7. अब देखिए स्मार्टफोन्स इस डेट पे डिलीवर हो रहे हैं. तो 18,000 का वो सेपरेटली एक फोन बेचता है और मंथली फी 1,800 रुपए की है मोबाइल नेटवर्क की. तो दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है, एक उनको मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड किया जा रहा है, दूसरा मोबाइल फोन दिया जा रहा है. इस पे वो कहता है कि बताओ कब कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा. हम कहेंगे भाई जिस दिन कंट्रोल ट्रांसफर होगा ना मोबाइल फोन का, ये तो उसी दिन रिकॉग्नाइज हो जाएगा 1 नवंबर को. लेकिन जो आप सर्विस दे रहे हैं वो अगले पूरे 1 साल के लिए सर्विस दे रहे हैं, तो आप उसको पॉइंट ओवर टाइम पे रिकॉग्नाइज करेंगे, पूरे साल पे रिकॉग्नाइज करेंगे. तो यहाँ पे उसने इस चीज को आपसे कहा है कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट कर दो, रेवेन्यू में स्मार्टफोन अलग कर दो, नेटवर्क यूजेज अलग कर दो. लिहाजा ये जनरल एंट्री हमने पास कर ली 3,78,000 रुपये से. तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स डेबिट
रेवेन्यू क्रेडिट, और रेवेन्यू यहाँ पे भी क्रेडिट हुआ हुआ है 63,000 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि एलोकेशन कितनी करनी है। अच्छा, इसने ये दोनों एंट्रीज एक जैसी लिख दी। अच्छा ठीक है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स को क्रेडिट किया है ना, अब उसे हम डेबिट कर देंगे और इस तरीके से हम इसे क्रेडिट करते जाएंगे। यहाँ पे ये देखें, इसने ना इसकी कंप्लीट कैलकुलेशन की हुई है कि नेटवर्क यूजेज जो है ना वो आपका सिर्फ 2 महीनों का इनकम बनेगा, सारे का सारा नहीं बनेगा। तो हम उसके मुताबिक इसे ट्रीट कर देंगे। तो ये जनाब आपके पास जो है वो कुछ क्राइटेरियाज हैं गिवन डिफरेंट, कि कब जो है वो आप कैसे कैसे रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे, और ये हैं इसकी एग्जांपल्स। ठीक है जी, तो ये एग्जांपल्स आप लोगों ने करनी है कंप्लीट। यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। अगेन रेवेन्यू वाला चैप्टर जी, एग्जांपल्स आप लोगों ने लाजमी करनी है। कमिंग वीक भी आपके पास होगा, कोशिश करें कि उसमें कमिंग वीक के अंदर ये जितनी एग्जांपल्स हैं आपकी, आप वो सारी कंप्लीट कर लें। कोई मसला आता है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो अदर एस्पेक्ट्स हैं, 5 स्टेप्स हमारे ऊपर कंप्लीट हो गए। उन 5 स्टेप्स के बाद अब जाहिर बात है कि हमने वो कंट्रैक्ट फुलफिल भी तो करना है ना। अब जब हमने कंट्रैक्ट फुलफिल करना है तो उस पर कुछ कॉस्ट भी आएगी हमारी। तो बेसिकली कॉस्ट को, सॉरी, कंट्रैक्ट को फुलफिल करने पे जो कॉस्ट आती है ना, वो कॉस्ट दो तरह की होती है। मतलब हम इसे यूं कह सकते हैं कि जो कॉस्ट हमारी कंट्रैक्ट से रिलेटेड होती है, वो कंट्रैक्ट से रिलेटेड कॉस्ट हमारी दो तरह की होती है। एक वो कॉस्ट होती है जो हमें उस कंट्रैक्ट को ऑब्टेन करने में बेयर करनी पड़ती है, और दूसरी हमारी वो कॉस्ट होती है जो उस कंट्रैक्ट को फुलफिल करने में पे करनी पड़ती है। तो ये दो तरह की कॉस्ट जो है उससे हमारा वास्ता पड़ता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग बनानी है, आपकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अब आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक टेंडर आता है या बिड आती है, चलें कि जी आप टेंडर वगैरह जमा करवाएं। तो अब एक तो उसको कंट्रैक्ट को ऑब्टेन करने पे कॉस्ट आएगी, लीगल डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसकी फी पे की जाएगी, कोरियर वगैरह किया जाएगा, हो सकता है कि कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी हो। ठीक है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स हैं ऑब्टेनिंग द कंट्रैक्ट। और फिर अगर वो कंट्रैक्ट कल को आप विन कर जाते हैं तो डेफिनेटली जब आप बिल्डिंग बनाएंगे तो उस बिल्डिंग को बनाने पे भी तो आपकी कॉस्ट लगनी है ना। तो वो कॉस्ट कहलाएगी कॉस्ट टू फुलफिल द कंट्रैक्ट। तो इन दोनों कंट्रैक्ट कॉस्ट का आप क्या करते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे आप हम। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें वो कहता है एन एंटी शैल रिकॉग्नाइज एज एन एसेट द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ obtaining a contract with a customer if the entity expects to recover those costs। ठीक है, तो वो कहता है कि आपने अगर कोई कॉस्ट बेयर की है जो फ्यूचर में आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, मतलब फ्यूचर में वो हमारे रिफंडेबल है, तो आप उसको अपना एसेट बना लें। जैसे बाज़ औक़ात हम कोई बिड वगैरह विन करते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि जी डिपॉजिट मनी आप जो है 10%, 5% जमा कराएं और ये रिफंडेबल है, बाद में आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो वो आप अपना एसेट बना लें भाई, वो वापस मिलने हैं पैसे। और अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आप कंट्रैक्ट ऑब्टेन करने के लिए, लेने के लिए जितने पैसे लगा रहे हैं वो सारे के सारे आपके प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बनेंगे, वो सारे के सारे। ठीक है, तो जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आप उस कंट्रैक्ट को ऑब्टेन करने पे लगा रहे होते हैं वो आपका एक्सपेंस होती है, उसको आपने अपनी किताबों में एक्सपेंस बनाना होता है। और जो कॉस्ट फुलफिल दी कंट्रैक्ट पे लगती है, मतलब बिल्डिंग बनानी है तो आप उसके लिए मटेरियल भी आप लाएंगे, उसके लिए जो है वो आप मटेरियल लाएंगे, लेबर को पेमेंट करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये कॉस्ट जो फुलफिल दी कंट्रैक्ट है इसका क्या करेंगे, देखें ऑब्टेनिंग वाली तो एक्सपेंस बन गई।
अगर रिफंडेबल है, वापस मिल जाने हैं, तो एसेट बन गई। तो अगर फुलफिल द कंट्रैक्ट है, इसका क्या करें? कहता है इफ द कॉस्ट इनकर्ड इन फुलफिलिंग द कंट्रैक्ट विद अ कस्टमर आर विद इन द स्कोप ऑफ अनदर स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल IS2 है या 16 है या 38 है, दैट अदर स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड फॉर दोज कॉस्ट, अदरवाइज IFRS 15 इज अप्लाइड। देखिए ना, आप जो है कॉस्ट टू फुलफिल दी कंट्रैक्ट, क्या है कि आपका कोई एक ट्रेडिंग बिजनेस है। अब ट्रेडिंग बिजनेस में आप जब कोई चीज फरोख्त कर रहे हैं तो डेफिनेटली कल को आपने उसे खरीदा भी तो था ना, और जब आपने उस प्रोडक्ट को खरीदा था तो आपने कॉस्ट भी बेयर की थी। तो अब उस कॉस्ट को आपने कॉस्ट ऑफ सेल बनाना है, कौन बताएगा? IS2 अप्लाई करेंगे भाई उस पे। अब आपने एक बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग पे आप मटेरियल लगा रहे हैं, लेबर कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, उसके अदर कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हैं, तो IS16 गाइड करेगा कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस किन किन बेसिस पे आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। वो कहता है अगर तो कोई और स्टैंडर्ड लग रहा है, अप्लाई हो रहा है, तो ठीक है, आप उसके रूल्स को फॉलो करेंगे, और अगर और कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा तो फिर आप IFRS 15 को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो IFRS 15 क्या कहता है? वो कहता है एन एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज एन एसेट फ्रॉम दोज कॉस्ट्स इनकर्ड टू फुलफिल द कंट्रैक्ट ओनली इफ दोज कॉस्ट मीट ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इस बेसिस के ऊपर आप उसको एसेट बना सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं। The cost relate directly to contract or to anticipated contract that entity can specifically identify। मतलब वो डायरेक्ट, सादे लफ्जों में समझाऊं तो वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो उस कंसेप्ट, उस कंट्रैक्ट के साथ। सॉरी, द कॉस्ट जनरेट और इनहेंस रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी दैट विल बी यूज्ड इन सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द फ्यूचर। रिसोर्सेज बने, कैश फ्लो जनरेट हो, सादे लफ्जों में। द कॉस्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड, पैसे में रिकवर भी हो जाए। सो कॉस्ट दैट रिलेट डायरेक्टली टू द कॉन्ट्रैक्ट माइट इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग, उसने एग्जांपल्स दे दी हैं आपको। और इनके अलावा ये वाली जो एग्जांपल्स हैं, जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है, सम कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट दैट रिलेट टू सेटिस्फाइज पास्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, या अनडिस्टिंग्विश्ड कॉस्ट है, ये सारे की सारी जो है ना आपकी एक्सपेंस बनेंगी प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पे जी ये एग्जांपल है इसकी, ठीक है, इसको आप देख लें। अच्छा, यहाँ पे आपके पास अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट है। होपफुली ये होता तो नहीं है, मतलब लेकिन फिर भी चलें, इसको देख लेते हैं। आपके लेवल पे वैसे ये इंक्लूड तो नहीं है, लेकिन बहरहाल देख लेते हैं। अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट। अच्छा, आपने एक इम्पेयरमेंट IS8 में पढ़ी हुई है, सॉरी गलत बोला मैंने, इम्पेयरमेंट आपने IS36 में पढ़ी हुई है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। उसी से मिलती जुलती कुछ चीज है, लेकिन एक्सपेंसेस के हवाले से। An asset recognized for contract cost shall be amortized on a systematic basis that is consistent with the transfer to the customer of the goods or service to which the asset relate, and the entity is required to update the amortization to reflect a significant change in timing of transfer to the customer and account for it as a change in accounting estimate as per IAS 8। अच्छा, ये वाले एसेट्स कौन से होते हैं? एग्जाम्पल अभी करते हैं, आपको समझ आएगी इसकी बात। तो वो कहता है कि इम्पेयरमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाए तो नेट इंक्रीमेंटल बेनिफिट होगा कि रिमेनिंग एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन में से कॉस्ट जो है वो माइनस कर दो, इंक्रीमेंटल बेनिफिट आ जाएगा। एग्जांपल देखते हैं ताकि ऊपर वाले पॉइंट समझ आए। एक्स लिमिटेड विंस अ 5-year contract to provide a service to a customer. The contract is renewable for subsequent 1-year period. The average customer term is 7 years. 5 साल का कंट्रैक्ट है, रिन्यूएबल है 1 साल के लिए फर्दर, और एवरेज कस्टमर 7 साल तक उसको विन मतलब कैरी करता है। द कंट्रैक्ट कंटेन्स अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम। X Limited recognizes revenue on a time basis. So contract in cost incurred by the year 1 and forecast future cost. अभी तक 10,000 कॉस्ट लगी है, फ्यूचर में 18 लगेगी, टोटल कॉस्ट 28,000 है। हाउ द रेवेन्यू, हाउ टू रिकॉग्नाइज द अबव कॉस्ट? तो हम कहेंगे भाई कॉस्ट जो है ना वो सेम बेसिस पे होनी चाहिए जिस पे रेवेन्यू होगा। हम कह रहे हैं कि 7 साल, 7 सालों का मतलब ये है
कि भाई अगर 7 ईयर वो कंट्रैक्ट टर्म चलेगी तो 7 सालों में रेवेन्यू बुक होगा। सो इससे रिलेटेड एक्सपेंस भी 7 सालों में बुक होना चाहिए। सो टोटल कॉस्ट को 4 पे डिवाइड कर देंगे हम, सॉरी 7 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 4,000 हर साल एक्सपेंस बनाएंगे इसको। अच्छा, फिर कहता है एक्सलमेटेड wins a contract to build an asset from a customer. It is anticipated that asset will take 2 years to complete. 2 साल लगने हैं, फिर डिलीवरी होगी। The contract contains a single performance obligation. Progress to completion is measured on an output basis. At the end of year one, the asset is 60% complete. अब एसेट 60% कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, और आप इसमें जो है वो आउटपुट बेसिस पे प्रोग्रेस मेजर करते हो। तो अभी तक 10,000 लगे हैं, 18,000 फ्यूचर में लगेंगे, 28 टोटल लगेंगे। रेवेन्यू कितना डिटरमिन होगा? तो हम कहेंगे कि भाई आउटपुट की बेस पे जब आउटपुट 60% है तो कॉस्ट भी 60% ही बननी चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा पेमेंट कर चुके हैं तो उसको कैपिटलाइज करें, अपना एसेट बनाएं। ठीक है जी, इसके अंदर 2 पॉइंट और हैं जी आपके। एक कंट्रैक्ट लायबिलिटी क्या होती है और एक कंट्रैक्ट एसेट क्या होते हैं। बस ये 2 पॉइंट हैं और ये स्टैंडर्ड हमारा जो है वो खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ये जो 2 चीजें हैं ना जी, ये स्टैंडर्ड ने हमें दी है। मतलब इससे पहले अकाउंटिंग में कंट्रैक्ट एसेट या कंट्रैक्ट लायबिलिटी के ऊपर हमारी डिस्कशन नहीं होती थी। तो इस स्टैंडर्ड ने ये 2 डेफिनेशन हमें दी कि आप अपनी किताबों में कंट्रैक्ट एसेट भी बुक कर सकते हो और आप अपनी किताबों में कंट्रैक्ट लायबिलिटी भी बुक कर सकते हो। क्या मतलब? कहता है इफ अ कस्टमर पेज कंसिडरेशन, पैसे एडवांस मिल जाते हैं, और एन एंटिटी हैज अ राइट टू द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, या आपका राइट इस्टेब्लिश हो जाता है कि पैसे आप रिसीव करेंगे, दैट इज अनकंडीशनल, मतलब उसमें कोई कंडीशन नहीं है। Before the entity transfers a good or service to the customer, the entity shall present the contract as a contract liability when the payment is made or the payment is due, whichever is earlier. देखें तो क्या है, इसकी सादा सी मिसाल दूं तो अगर कोई कस्टमर हमें एडवांस पेमेंट कर देता है, वो कहता है यार 1 लाख रुपया अभी ले लो, चीजें मैं 1 महीने के बाद लूंगा। तो हम जर्नल एंट्री पास करते थे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट और एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। अब ऐसा नहीं करेंगे हम। अब हम कंट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे क्योंकि कंडीशन कोई नहीं है, पैसे वो एडवांस दे गया, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बाद में परफॉर्म होना है, तो अब आपने कंट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट करना है। तो बेसिकली कंट्रैक्ट लायबिलिटी वो अमाउंट है जो हम कस्टमर से रिसीव करते हैं एडवांस अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। ठीक है जी। कंट्रैक्ट एसेट्स क्या होते हैं? इफ एन एंटिटी परफॉर्म्स बाय ट्रांसफरिंग गुड्स और सर्विस टू अ कस्टमर बिफोर द कस्टमर पेज कंसिडरेशन or before payment is due, the entity shall present the contract as contract asset, excluding any amount presented as a receivable. अच्छा, कंट्रैक्टर एसेट क्या होता है? इसके अंदर ना कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, वो आपसे कहता है मैंने यार 2 प्रोडक्ट परचेज करनी है, लेकिन वो साथ ही आपको कहता है कि भाई मैं पैसे तब दूंगा जब आप मुझे दूसरी प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करोगे। अगर एक प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे मैं पैसे नहीं दूंगा। और 2 मिनट मुझे दें, जरा अजान कंप्लीट हो जाए।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कंट्रैक्ट एसेट की मैं बात कर रहा था कि जब तक कंडीशन पूरी नहीं होगी तो हम उसे अकाउंट रिसीवेबल बुक नहीं कर सकते। हम उसे कंट्रैक्ट एसेट बुक करेंगे, कंट्रैक्ट एसेट डेबिट और सेल्स क्रेडिट। जब पहला आइटम जाएगा, जब दूसरा आइटम जाएगा, तो फिर हम उसे रेवेन्यू बुक कर सकते हैं अपने। रिसीवेबल क्या है? एन एंट्रीज राइट टू कंसिडरेशन दैट इज अनकंडीशनल। जब कंडीशन ही खत्म हो जाएगी तो फिर आप उसे अपना रिसीवेबल बना लें। ठीक है जी। तो कंट्रैक्ट एसेट जो है वो बाद में आपका रिसीवेबल बन जाता है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो इसकी जर्नल एंट्रीज हैं, लाइक दिस वन। On 1st January 2X8, X Limited enters into a contract to transfer product A and B to Y Limited in exchange of 1000। 1000 में A और B दोनों प्रोडक्ट डिलीवर करेगा, ट्रांसफर करेगा। प्रोडक्ट A and B are to be delivered on 28 February and 31st March respectively। एक 28 फरवरी को, एक 31 मार्च को। कंट्रोल ट्रांसफर्स विद द डिलीवरी। The promises to transfer product A and B are identified as separate performance obligations. Rupees 400 is allocated to A and 600 to B। Situation 1 ये है कि X Limited has unconditional right to payment on delivery for each product separately। जो प्रोडक्ट डिलीवर की जाएगी उसके पैसे दे दे। एंड पेमेंट फॉर द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट ए इज कंडीशनल ऑन द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट बी। के प्रोडक्ट ए की पेमेंट जो है वो प्रोडक्ट बी डिलीवर होगी तो पेमेंट देगा वो। कहता है जनरल एंट्री रिकॉर्ड करें रेवेन्यू की। देखें पहले में तो मसला ही कोई नहीं है, जैसे जैसे प्रोडक्ट डिलीवर होगी रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट होता चला जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर अब जब तक बी डिलीवर नहीं होगी तब तक ए के पैसे भी नहीं मिलेंगे, लिहाजा पहले हमने कंट्रैक्ट एसेट को डेबिट करना है जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं हो जाती। कंट्रैक्ट एसेट डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। और फिर वो जो कंट्रैक्ट एसेट हमने डेबिट किया था उसको हम क्रेडिट करके रिसीवेबल बुक कर देंगे जब हम दूसरी प्रोडक्ट उसको डिलीवर करेंगे। ठीक है जी। बस जी यहाँ तक हमारे सारे पॉइंट इसके कंप्लीट हो जाते हैं। कंट्रैक्ट मॉडिफिकेशंस नहीं है आपके उसके स्कोप में। ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वो इसको जो है वो अच्छे से एक दफ़ा प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। और इसमें आपने इसकी जितनी एग्जांपल्स हैं उनको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। उसमें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक के अंदर आप मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं।